नमस्कार मित्रों, मैं हूं निरंजन सिंह और फिर मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करूंगा। तो उत्तर वैदिक काल में जो घटनाएं घटी उसके बारे में तो हम लोग अभी हाल में ही महाभारत जैसे टेलीविज़न पर कार्यक्रम को देखा। तो उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण जो घटना हुई और आर्य जब विकास कर लिए और जनपद के रूप में बसने लगे, तो सबसे पहले जो जिक्र आता है, अभी हम बात कर रहे थे कि कौशल राज्य और विदेह राज्य की राजधानी। तो पहले आर्य लोग ऐसे बसे हुए थे, उनकी बहुत पहले की बात है जब विदेह और कौशल में भगवान राम और उनके पूर्वजों ने राज किया। विदेह में राजा जनक और उनके पूर्वजों ने राज किया। और उसी तरह से जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो कुरु और पंचाल का जिक्र होता है। कुरु राज और पंचाल राज्य के जिक्र होता है। तो कुरु और पुरु मिलकर कुरु वंश बनाए, जिनको हम हस्तिनापुर कहते हैं, और 5 जनों के सहयोग से पांचाल बना, जिन्हें हम पांचाल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल 2 जनपद ऐसे थे जो वैदिक मान्यताओं के हिसाब से चलते थे। अब इतिहासकारों ने जो अपनी भूमिका बनाई है और जो बताया है समाज के बीच में, वो तो शुरू में वो महाभारत जैसी घटना को वो मानता ही नहीं था। हालांकि उनका जो इतिहास लिखने और बताने का जो तरीका है, वो तो ईसा पूर्व 1500 साल और 1000 साल का वही बात करते हैं और उन्हें ही वो उत्तर वैदिक काल मानते हैं। उनकी लिखित किताबों में यही सब जिक्र है। हालांकि हम लोगों ने भी उन्हीं का लिखा हुआ किताब पढ़े हैं, चाहे उनके लेखक कोई भी हो। आखिर उन लोगों जैसे लोगों का ही भी किताब हम लोग पढ़कर ग्रेजुएट पार किया और भी बहुत सारा अनुभव लिया। लेकिन इन सब अनुभवों के बाद, इन सब इतिहास के लेखकों की जानकारी लेने के बाद, इतना तरह का मीडिया, टेलीविज़न, फिल्म और भी कई तरह के जानकारी जो लोगों के बीच में आती है, उन सब जानने के बाद, इन समीक्षों के बाद यह निष्कर्ष सामने निकल कर आया है कि उत्तर वैदिक काल में ईसा पूर्व के 3500 साल पहले जब कुरु राज्य में महाभारत जैसी घटना घटी, और उससे पहले जब कुरु के और भी जो राजा राज करते थे हस्तिनापुर में, तो इतिहास में जो बताया है, जो इतिहासकार जो बताया है कि कुरु राजवंश के जो राजा थे या उनके राज परिवार के जो सदस्य थे, वो युद्ध के लिए सदा ही तैयार रहते थे। ऐसी घटनाओं का जिक्र इतिहासकार खुद किया है कि कुरु राजवंश के जो राजा या युवराज या उनके खानदान के सदस्य सदा ही युद्ध के लिए तैयार रहते थे। मतलब कवच कुंडल और जो और भी युद्ध अस्त्र होते थे, वो सदा ही लेकर तैयार रहते थे। और हम लोग ऐसा देखा भी महाभारत में, अभी हाल में ही महाभारत दिखाया गया है कि कुरु वंश कितना बहादुर वंश था, जिनके घर में महाभारत जैसी घटना हुई। और वो महाभारत जब घटा तो पूरे देश के क्षत्रिय उसमें भाग लिए थे। पूरी की पूरी क्षत्रिय कम्युनिटी उस महाभारत युद्ध में भाग लिया था। लेकिन और युद्ध से हटकर जब देखते हैं और वेद आधारित जीवन को जब हम देखते हैं, तो उस समय उत्तर वैदिक काल में विद्वानों ने कुरु और पंचाल का ही सबसे ज़्यादा जिक्र किया है। तो इसलिए कि कुरु और पंचाल वेद के ही अनुसार चलते थे, जिनमें यज्ञों का जिक्र है, यज्ञ का जिक्र है, जिसमें पांचाल नरेश भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। और उससे पहले हम लोग जानते हैं
रामायण में कि भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, और भी कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार के यज्ञ की जानकारी हमें मिली है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। वेदों के हिसाब से ये सब जितने भी यज्ञ किए जाते थे वो पूरे आर्य समाज के विकास से जुड़ा हुआ चीज़ था, या तो अन्न के लिए, ताकत के लिए या ज्ञान के लिए। इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो उनका ध्येय था, उनके अनुसार वो लोग यज्ञ करते थे। 3 प्रकार के यज्ञ की बात होते रहा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो महाभारत के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो महाभारत में आप जो देखें कि उसमें इतना तरह का अस्त्र का जिक्र हुआ, और उस युद्ध में कई प्रकार के अस्त्र इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन बाद में जो इतिहासकार जब वो 1500 और 1000 ईसा पूर्व का जब बात करते हैं तो वो उत्तर वैदिक काल और महाभारत जैसी घटनाओं को वो मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आया और वो जब धरती के खोद कर, चूँकि अंग्रेज़ आने से पहले मुग़ल आया था, और मुग़ल आने से पहले हमारी वैदिक सभ्यता ही एक तरह से चल रही थी जो राजा रजवाड़ों की थी। तो जब यहाँ उन लोगों ने खुदाई किया तो वो अस्त्र मिले जो महाभारत में इस्तेमाल किए गए थे, जिनको लेकर वो चले गए हैं लंदन और वहाँ के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। हमारे देश के ज्ञानी पुरुष ज़रूर जानते होंगे या कभी देखे भी होंगे, या लोग बताएंगे भी जो लंदन जाते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश ही हमारे यहाँ हुकूमत कर रहा था और हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, और वो यहाँ के देश के लोगों को पता चलने नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो जानकारी वो हासिल किया, वो जानकारी हमारे देश के लोगों को भी चल गई। भले ही वो ताकत और छल से हमारा जो पौराणिक चीज़ था उसको लेकर चला गया, और उसमें साथ में लगकर हमारे यहाँ का जो ऊँची मानसिकता के जो इतिहासकार थे, जो अपने ही देश के बारे में अपना ही पुरातत्व और अपना ही पूर्वज को सही नहीं समझ पाए और न देश को सही संदेश दे पाए, तो उसमें अफसोस से ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन महाभारत में 13 कक्षीय भवन का उल्लेख आता है। वो इतिहासकार ही करते हैं कि ऐसा मानना है कि 13 कक्ष के भवन थे, वो भी ईंटे का बनाया हुआ। तो अभी तो हम लोग जब महाभारत पढ़ते हैं तो कुरु, पांचाल सहित कई सारे जनपदों की बात होती है। विराट, मद्र, मगध, गांधार, जो पहले के विदेह राज था उसका भी जिक्र है, वैशाली का भी जिक्र है। तो इस तरह से अवंती का भी जिक्र है, तो बहुत सारे को जिक्र है। फिर भी इतिहासकार उस परिप्रेक्ष्य में बताना उचित नहीं समझा। कोई बात नहीं है। जब उत्तर वैदिक काल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब जनपदों की विकास का बात होने लगता है, और इतिहासकार जनपदों के विकास पर चर्चा करते हैं, और उस महाजनपदों में 16 महाजनपद का जिक्र होता है। उसमें पूर्व के कुरु वंश के भी, पांचाल का भी, गांधार का भी, अवंती का भी। ये सब तो 2 जनपद का जिक्र तो बहुत उत्तर वैदिक काल में ही हुआ, लेकिन गांधार भी उत्तर वैदिक काल के ही जनपद थे। कारण कि आप जब महाजनपद काल जब शुरू हुआ तो उससे पहले ही, बहुत पहले ही तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात होती रही है, जिस तक्षशिला में पढ़ने वाले महापंडित चाणक्य थे। तो ज़रा सोचिए कि कितना पहले वहाँ विश्वविद्यालय बना होगा। उसके बाद में बने हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तो इस तरह से हमारे देश में जो बातें
लोगों के बीच में आना चाहिए था वो नहीं आया, और हम लोग जैसा अल्प जानकारी वाले लोग आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमें भी काफ़ी जानकारी लेने की आवश्यकता है, लेकिन जितना भी हमें जानकारी मिलती है हम सोचते हैं कि अपने देश के लोगों को दें। अपने लोगों को जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या क्या इस देश में घटा, कैसे कैसे लोग यहाँ तक आए। अब तो हम लोग विज्ञान के समय में जन्म लिए, जब हम लोग देख रहे हैं कि हवाई जहाज़ बन रहे हैं, पानी के बड़े बड़े शिप बन रहे हैं, और इतनी तरक्की हो गई कि आज हमें आपके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। फ़ोन और फ़ोन की ऐसी सुविधाएं जिसमें हम चलचित्र बनाकर आपको पेश कर सकें। इस तरह की परिस्थितियों का फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको बीच में हम आ रहे हैं। लेकिन आज सबको इस क्षेत्र में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ज्ञान कभी भी काम ही आता है, जानकारी जो है काम ही आता है, और जानकारी रहने पर ही समझ तैयार होता है। इस तरह से ऐसा नहीं कि हम आपको टीच कर रहे हैं कि आपको ज्ञान होना ही चाहिए। मर्जी है तो ज्ञान लीजिए, नहीं है तो बिंदास ज़िंदगी जीजिए। चलिए मित्रों, फिर आगे हम मगध पर ही आएंगे, लेकिन मगध पर आने से पहले भारत के उन 16 महाजनपदों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बार बार हम मगध की ही बात करते हैं। और मगध की बात करने के पीछे कारण है कि मगध के शक्तिशाली राजाओं ने पूरे देश पर राज किया और अपनी छाप छोड़ा, और मगध के कारण ही पूरा देश एक देश बन सका। इसलिए बार बार हमको मगध में ही आना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारत के पौराणिक इतिहास है वो मगध का ही नहीं, भारत के पश्चिमी हिस्सों का भी है। उनमें सर्वश्रेष्ठ कुरु राजवंश और पंचाल का है। तो इस तरह से फिर हम आगे बात करेंगे। तो सूक्ष्म तरीके से हम बात किए हैं, फिर आगे बात करेंगे और महाजनपदों की ही बात करेंगे। इस प्रकार से अल्प जानकारी के साथ हम अपना वाणी पर विराम देते हैं और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग सुने। नमस्कार मित्रों।